₹5.5 लाख कोई छोटी रकम नहीं होती। 5.5 लाख तो क्या, उसके पास अभी ₹5,500 भी नहीं हैं और उसे धमकी मिली है ₹5.5 लाख देने की। नहीं देने पर उसकी तस्वीर को उजागर करने की धमकी दी गई है। उसने अपने मोबाइल फ़ोन में व्हाट्सएप पर उस तस्वीर को देखा है। उसके नंगे बदन पर उसका मकान मालिक सवार होकर बेशर्मों की तरह सामने देख रहा था। साथ में धमकी भी दी गई थी कि इस तरह की अनेक तस्वीरें और वीडियो हैं उसके पास। इज्जत प्यारी है तो रकम दे दो। यह व्हाट्सएप मैसेज आया था उसकी मकान मालकिन सारंगा के फ़ोन से। एक औरत होकर दूसरी औरत को वह कैसे इस तरह परेशान कर सकती है। अभी तक तो कविता यही जानती थी कि उसकी मकान मालकिन सारंगा को इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। बस मकान मालिक घनश्याम और उसके बीच ही यह बात है। या फिर यह भी हो सकता है कि सारंगा के फ़ोन से घनश्याम ने ही व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा हो। कविता अपने 3 साल के बच्चे को गोद में उठाकर मकान मालकिन से मिलने चल दी। वह अपने मकान मालिक के ही घर के अहाते में एक कोने में बने 2 छोटे कमरों के मकान में रहती थी। मकान मालकिन बरामदे में ही मिल गई। दीदी, यह क्या है? कविता ने पूछा। तुम्हें नहीं पता, 2 साल से मज़े मार रही हो और अब अनजान बन रही हो। मकान मालकिन बोली। लेकिन मैंने क्या किया है? घनश्याम जी ने ही तो मेरे साथ जोर ज़बरदस्ती की थी। मुझे कहानी नहीं सुननी, ₹5.5 लाख दे दो, मैं सारी तस्वीरें हटवा दूंगी। दीदी, आप एक औरत होकर फालतू बातें करने का वक्त नहीं है मेरे पास। मैं 2 दिन की मोहलत दे रही हूँ, लेकिन मेरे पास इतने पैसे कहाँ से? बस अब तू जा, 2 दिन बाद ही अपना मुंह दिखाना। अगर मुंह दिखाने के काबिल रहेगी तब। कविता परेशान सी अपने कमरे में वापस आ गई। उसके दिमाग में पिछले 2 साल की घटनाएं किसी फिल्म की तरह कौंधने लगी। कविता 2 साल पहले गांव में ठाणे आई थी। उसका पति राम प्रसाद ठेले पर छोटा मोटा सामान बेचता था। घनश्याम के घर में उसे किराए पर 2 छोटे छोटे कमरों का मकान मिल गया था। वही वह अपने 6 महीने के बच्चे और पति के साथ रहने लगी थी। सब कुछ सही चल रहा था। एक दिन जब राम प्रसाद ठेला लेकर सामान बेचने चला गया था तो घनश्याम उसके घर में आया था। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद उसने कविता को अपने आगोश में भरने की कोशिश की थी। जब कविता ने विरोध किया तो घनश्याम ने अपनी जेब से पिस्तौल निकालकर उसके 6 महीने के बच्चे के सिर पर तान दी और कहा था, बोल क्या चाहती है? बच्चे की मौत और इसके बाद तेरे पति की बारी आएगी। कोई चारा न देख रोती सुबकती कविता घनश्याम की बात मानती रही थी। यह सिलसिला 2 साल तक चलता रहा था। मौका देखकर घनश्याम उसके पास चला आता था। 1-2 बार कविता ने घर बंद कर चुपचाप अंदर ही पड़े रहने की कोशिश की थी, पर कब तक वह घर में बंद रहती। ऊपर से घनश्याम ने उसकी बेहुदा तस्वीरें भी खींच ली थी, जिन्हें वह सभी को दिखाने की धमकी देता रहता था। इस हालात से बचने के लिए कविता ने कई बार अपने पति को घर बदलने के लिए कहा भी था, पर राम प्रसाद उसे यह कहकर चुप कर देता था कि ठाणे जैसे शहर में इतना सस्ता और महफूज मकान कहाँ मिलेगा। वह सब कुछ कहना चाहती थी पर कह नहीं पाती थी। पर आज की धमकी के बाद चुप रहना मुमकिन नहीं था। कविता की समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। इतने पैसे जुटाना उसके बस में नहीं था। यह ठीक है कि राम प्रसाद ने मेहनत कर काफ़ी पैसे कमा लिए हैं, पर इस लालची की मांग भी कब तक पूरी करते रहेंगे। फिर पैसे तो राम प्रसाद के खाते में हैं, वह एक दुकान लेने के जुगाड़ में हैं। जब राम प्रसाद को यह बात मालूम होगी तो वह उसे ही कसूरवार ठहराएगा।
राम प्रसाद रोजाना दोपहर 2 बजे ठेला लेकर वापस आ जाता था और खाना खाकर 1 घंटा सोता था। मुन्नी के साथ खेलता, फिर दोबारा 4 बजे ठेला लेकर निकलता और रात 9 बजे के बाद लौटता था। आज खाना नहीं बनाया क्या? राम प्रसाद की आवाज़ सुनकर कविता चौंक पड़ी। वह कुछ देर राम प्रसाद को उदास आंखों से देखती रही, फिर फक फक रो पड़ी। क्या हुआ? कोई बुरी खबर मिली है क्या? घर पर तो सब ठीक है ना? राम प्रसाद ने पूछा। जवाब में कविता ने व्हाट्सएप पर आई तस्वीर दिखा दी और सारी बात बता दी। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? राम प्रसाद ने पूछा। कविता हैरान थी कि राम प्रसाद गुस्सा न कर हमदर्दी की बातें कर रहा है। इस बात से उसे काफ़ी राहत मिली। उसने सारी बातें राम प्रसाद को बताई कि किस तरह घनश्याम ने मुन्ने के सिर पर रिवॉल्वर सटा दिया था और उसे भी मारने की बात कर रहा था। राम प्रसाद कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, इसमें तुम्हारी गलती सिर्फ इतनी ही है कि तुमने पहले ही दिन मुझे यह बात नहीं बताई। खैर, बेटे और पति की जान बचाने के लिए तुमने ऐसा किया, पर इसकी मांग के आगे झुकने का मतलब है जिंदगी भर इनकी गुलामी करना। मैं अभी थाने में रिपोर्ट लिखवा कर आता हूँ। राम प्रसाद उसी वक्त थाने जाकर रिपोर्ट लिखवा आया। जैसे ही घनश्याम और उसकी पत्नी को इसकी भनक लगी, वे घर बंद कर फरार हो गए। कविता ने रात में राम प्रसाद से कहा, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। माफ़ी की कोई बात नहीं है। तुमने जो कुछ किया अपने बच्चे और पति की जान बचाने के लिए किया है। गलती बस यही कर दी तुमने कि सही समय पर मुझे नहीं बताया। अगर पहले ही दिन मुझे बता दिया होता तो 2 साल तक तुम्हें यह दर्द सहना न पड़ता। कविता को बड़ा फ़क्र हुआ अपने पति पर, जो इस हालात में भी इतने सुलझे तरीके से बर्ताव कर रहा था। साथ ही उसे अपनी गलती का भी अफसोस हुआ कि पहले ही दिन उसने यह बात अपने पति को क्यों नहीं बताई। उसने बेफिक्र होकर अपने पति के सीने पर सिर रख दिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें।